हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर स्टार्स इन द सोलर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। यानी आपसे ये पूछा गया है, क्या आसमान में सभी तारे मूव करते हैं, गति करते हैं, और आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अगर करते हैं तो क्यों, नहीं करते हैं तो क्यों। तो अगर हम तारों की गति की बात करें, यानी स्टार्स की गति की बात करें, तो स्टार जो है वो मूव नहीं करते, स्टार गति नहीं करते। हमें वो मूव करते हुए अपीयर होते यानी दिखाई देते, हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं यानी गति कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में गति करते नहीं। तो फिर गति कौन करता है? गति हमारी पृथ्वी करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने एक्सिस में, अपने अक्ष में घूर्णन करती है। तो जब वो अपनी एक्सिस यानी अपने अक्ष में पश्चिम से जो है पूरब की तरफ घूर्णन करती है, मूव करती है, तो क्या होता है, इसके कारण जो तारे हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते, यानी मूव करते हुए या घूमते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि हमें ऐसा लगता है कि जो आसमान में तारे हैं वो मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, एक्चुअल में वो गति नहीं करते। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम बात कर सकते हैं पोल स्टार की, यानी ध्रुव तारे। तो जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन कर रही है, जिस कारण हमें तारे जो है ईस्ट से उगते हुए दिखाई देते हैं, पूरब से उगते हुए, और पश्चिम पे डूबते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो आपका सूर्य है या कोई भी तारा। लेकिन जब हम बात करते हैं पोल स्टार यानी ध्रुव तारे की, तो हमने ये ऑब्जर्व किया है, ये देखा है कि हमें ध्रुव तारा एक फिक्स डायरेक्शन में अपनी स्थिति पे फिक्स दिखाई देता है। और ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो जो पृथ्वी का अक्ष है या एक्सेस है उसके ऊपर। यही कारण है कि वो हमें मूव करता हुआ या घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है। या हम जब भी उसे ऑब्जर्व करते हैं, या आप ये जानते हैं कि जब भी जो आपका ध्रुव तारा है उसकी जो है पोजीशन आप किससे रिकॉग्नाइज करते हैं, किससे पहचानते हैं? सप्तऋषि तारामंडल से। तो जब आप उसे ऑब्जर्व करते हैं पूरे रात भर, तो आपको ऐसा लगता है कि जो सप्तऋषि तारामंडल है वो जो है पोल स्टार के यानी ध्रुव तारे के चारों तरफ घूम रहा है। यानी जो आपका ध्रुव तारा है वो घूमता नहीं है, वो फिक्स रहता है। और क्यों घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है? क्योंकि वो पृथ्वी के जो अक्ष है, एक्सिस है, उसके ऊपर है। और जो तारे हैं, तारे मूव नहीं करते हैं, तारे अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति पे फिक्स होते हैं। पृथ्वी जो होती है वो मूव करती है, और इसी के मोशन के या इसी के घूर्णन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो तारे हैं वो मूव करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, नो द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की तरफ। Therefore, all the stars in the sky except the pole star seems to move from east to west. तो यही कारण है कि सारे तारे, सिर्फ पोल स्टार यानी ध्रुव तारे को छोड़ के बाकी जो सारे तारे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो मूव कर रहे हैं। कहाँ से? ईस्ट से यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। With reference to Earth, pole star in the sky does not seems to move. अब अगर हम पृथ्वी के रेफरेंस में देखें तो जो पोल स्टार है यानी ध्रुव तारा है वो हमें मूव करता हुआ यानी गति करता हुआ दिखाई नहीं देता, because it is located above the axis of the rotation of Earth in the northern direction. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो तारा है
वो पृथ्वी के अक्ष के ऊपर, पृथ्वी की जो अक्ष है उसकी लाइन के ऊपर होता है और उत्तर दिशा में होता है। यही कारण है कि जो आपका पोल स्टार यानी ध्रुव तारा होता है वो हमें मूव करता हुआ, गति करता हुआ दिखाई नहीं देता है। इट सीम्स टू रिमेन स्टेशनरी एट अ पॉइंट इन द स्काई, और हमें ऐसा लगता है कि ये एक जगह पे फिक्स है, एक जगह पे स्टेशनरी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। अब हमारा अगला प्रश्न है, Which of the following does not belongs to the family of solar system? यानी निम्न में से कौन सा जो है सौर परिवार के से बिलोंग नहीं करता, यानी सौर परिवार का सदस्य नहीं है। पहला है आपका प्लैनेट यानी ग्रह, दूसरा है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, तीसरा है मीटियोर्स यानी उल्का पिंड, चौथा है कॉमेट यानी धूमकेतु। तो ये आपके क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है आपका ग्रह, दूसरा है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, तीसरा है मीटियोर्स यानी उल्कापिंड, चौथा है आपका कॉमेट यानी धूमकेतु। और आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं है, या सौर मंडल का सदस्य कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह यानी प्लैनेट। तो जब हम सौर मंडल की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि सौर मंडल में जो सेंटर है या केंद्र है वहां पे सूर्य, और सारे के सारे जो ग्रह हैं यानी जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। अब अगर हम बात करें ग्रह, तो सौर मंडल के 8 ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये क्या है, प्लैनेट, और ये किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम का भाग। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें उल्कापिंड की यानी मीटियोर्स, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा सौर मंडल है यहाँ पे मीटियोर्स भी होते हैं, और ये मीटियोर जो होते हैं ये ऐसे पिंड होते हैं, ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कई बार पृथ्वी में आ जाते हैं, और जब वो पृथ्वी में आ जाते हैं इसके वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये जल जाते हैं, और पृथ्वी पे गिरते हुए थोड़ी देर के लिए हमें एक चमक सी दिखाई देती है, क्योंकि ये जल जाते इसलिए चमकीले से दिखाई देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई तारा टूट रहा हो, या इसे हम शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी। तो अगर हम मीटियोर्स की बात करें तो ये भी क्या है, सौर परिवार का सदस्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें धूमकेतु की, तो धूमकेतु यानी कॉमेट्स जो होते हैं ये ऐसे जो है खगोलीय पिंड है जिनका हेड होता है यानी सर होता है और पूंछ भी होती है, और इनका जो हेड होता है वो बहुत ब्राइट होता है, चमकीला होता है। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं या समय लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि जो आपका कॉमेट होता है, धूमकेतु होता है, उसकी जो पूंछ होती है जब वो सूर्य के पास आता है यानी सन के पास आता है, क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो जब वो सूर्य के पास आता है तो उसकी पूंछ लंबी हो जाती है। क्यों होता है, क्योंकि वो सूर्य के पास आता है, जिस कारण जो उसका, क्योंकि वो आईसी बॉडी का बना होता है, तो जिस कारण क्या होता है उसकी जो पूंछ होती है उसके पास आके लंबी हो जाती है और फिर छोटी है। तो हमने ये देखा था कि ये भी क्या है, आपका सौर परिवार का भाग। अब अगर हम बात करें आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज की, तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और इन गैलेक्सीज में हर जगह अलग अलग गैलेक्सीज है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है सेलेस्टियल बॉडीज है यानी खगोलीय पिंड, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, ये सब चीजें यहाँ मौजूद होती हैं।
इसी तरीके से मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी जो है गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी को, जिसको आप मंदाकिनी कहते हैं, इस गैलेक्सी में जो है सोलर सिस्टम जो है वो इसका एक भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैलेक्सी यानी आकाश गंगा है, उसका एक छोटा सा भाग जो है वो सौर मंडल है, यानी आकाश गंगा सौर मंडल या सौर परिवार का भाग नहीं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की जिसपे आपसे ये पूछा गया है कि जो सोलर सिस्टम होता है यानी सौर मंडल होता है, इसका निम्न में से कौन इसका भाग नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, तो वो आपका होगा गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेलियस कॉमेट इज सीन आफ्टर एवरी, यानी जो हेली कॉमेट है वो कितने समय अंतराल के बाद दिखाई देती है। पहला है 76 मंथ, दूसरा है 76 ईयर्स, तीसरा है 56 मंथ और चौथा है 56 ईयर्स। 76 महीने, 76 साल, 56 महीने, 56 साल। तो अगर हम बात करें हेली कॉमेट की, तो हेली कॉमेट जो है 76 ईयर्स के बाद जो है दिखाई देता है, तो यानी इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उर्सा मेजर इज, यानी सप्तऋषि तारामंडल है। पहला है स्टार यानी तारा, कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, सीन ओनली विद टेलीस्कोप, यानी हम इसे सिर्फ दूरदर्शी से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? इसे सिर्फ दूरदर्शी से देखा जा सकता है। चौथा है सैटेलाइट, यानी पहला है तारा, दूसरा है तारामंडल, तीसरा है कि आप सिर्फ इसे दूरदर्शी से यानी टेलीस्कोप से देखें, और चौथा है आपका कि ये सैटेलाइट है यानी उपग्रह। तो आपसे ये पूछा गया है कि सप्तऋषि तारामंडल या उर्सा मेजर या जिसे हम बिग डिपर कहते हैं, ये क्या है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टलेशन की कि कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, तो कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं विच मेक रिकॉग्नाइजेबल शेप, यानी तारों का समूह होते हैं जो एक जानी पहचानी आकार या शेप बना। यानी कॉन्स्टलेशन क्या है? तारों का समूह। तारामंडल क्या है? तारों का समूह जो जानी पहचानी आकार या शेप बना। अब अगर हम बात करें उपग्रह यानी सैटेलाइट की, तो जो सैटेलाइट्स होती हैं या उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर काटते हैं, यानी ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है उर्सा मेजर, यानी जिसे आप सप्तऋषि तारामंडल बिग डिपर कहते हैं। जब भी हम सप्तऋषि तारामंडल की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है? एक तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन। क्या है ये? ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तारों का समूह है जो कि एक शेप बना रहा है, एक आकार बना रहा है। और इस केस में कौन सा आकार बनाता है? एक बड़ी चम्मच या बड़ी करची की ये आकार बनाता है। तो अगर हम बात करें उर्सा मेजर की, तो ये आपका तारा नहीं है, ये आपका क्या है? कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल है। तीसरा है आप इसे टेलीस्कोप से देख सकते हैं, तो आप इसे टेलीस्कोप के अलावा नॉर्मली भी आप इसे देख सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। और फोर्थ जो है उपग्रह यानी सैटेलाइट है, और ये भी क्या है? गलत है।
यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है कॉन्स्टलेशन यानी तारा मंडल, यानी सप्तऋषि जो है या उर्सा मेजर जो है वो क्या है, एक तारा मंडल है। अब आपका अगला प्रश्न है विच प्लैनेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, कौन से ग्रह की सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो पहला आपका ऑप्शन है जुपिटर, दूसरा है सैटर्न, तीसरा है मरकरी और चौथा है मार्स। यानी बृहस्पति, शनि, बुध और मंगल। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी सबसे ज्यादा सैटेलाइट यानी उपग्रह है। तो अगर हम बात करें मरकरी और मार्स, तो ये जो दो प्लैनेट है ये आपके इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आंतरिक ग्रहों की कि इनके जो सैटेलाइट होती है बहुत कम होती है। तो अगर हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी की एक भी सैटेलाइट नहीं है और मार्स की दो सैटेलाइट है, फोबोस और डियोमोस। अब हम जुपिटर और सैटर्न की बात करते हैं। तो जुपिटर की लगभग जो है 76 सैटेलाइट है, वहीं सैटर्न की अप्रोक्सीमेट 83 सैटेलाइट। तो यानी जो आपका ये आंसर है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट या उपग्रह किसके हैं, तो वो आपके सैटर्न यानी शनि के हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है Which unit is used to measure astronomical distances, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो है उनको मापने के लिए हम कौन सी यूनिट यानी कौन सा मात्रक का उपयोग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं, पहला है लीप ईयर, दूसरा है लाइट ईयर, तीसरा है सेंचुरी और चौथा है काउंट। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं इनको आप कैसे नापते। तो अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस की, यानी हम किसकी बात करें, बहुत ही ज्यादा दूरियों, जो हमारे यूनिवर्स में जो दूरियां हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की कितनी दूरी है, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की कितनी दूरी, इसकी हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। इसे आप किलोमीटर्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक यूनिट होती है जिसे हम लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होगा। अब आपका अगला प्रश्न है द स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड, यानी तारों का समूह जो कि जानी पहचाने आकार या शेप बना। यानी आपको ये बताना है कि ऐसे तारों का समूह जो जानी पहचाने आकार बनाता है उसे क्या कहते हैं। पहला है कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, चौथा है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। तो सबसे पहले अगर हम एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह की बात करें तो क्षुद्र ग्रह क्या है, ये जो है छोटे छोटे जो है पिंड होते हैं जो कि बेल्ट की फॉर्म में मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है वहां पे हो, और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट आकाशगंगा यानी जो गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी जो है वो ब्रह्मांड में बहुत सारी जो है गैलेक्सीज है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, और गैलेक्सी का जो है जो गैलेक्सी होती है उसमें अलग अलग सोलर सिस्टम्स होते हैं,
अलग अलग जो है इसमें बहुत सारे प्लैनेट, पिंड होते हैं, मीटियोर्स होते हैं। तो बेसिकली सोलर सिस्टम जो है वो आकाशगंगा या गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। अब हम बात करते हैं तारामंडल की। तो तारामंडल क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का समूह जो एक जानी पहचानी शेप या आकार बनाए। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो तारे एक रिकॉग्नाइजेबल शेप यानी जाने पहचाने आकार बनाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? तो उनको हम तारामंडल कहते हैं, यानी कॉन्स्टलेशन कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टार इज द नियरेस्ट टू अर्थ, यानी पृथ्वी के नजदीक कौन सा तारा है? पहला है पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, दूसरा है ओरियन, तीसरा है कैसोपिया, चौथा है सूर्य यानी सन। अब अगर हम बात करें ओरियन और कैसोपिया की, तो ओरियन क्या है? तारामंडल, जिसे आप शिकारी तारामंडल कहते हैं। यानी ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह है जो एक जानी पहचानी आकार बनाता है। इसी तरीके से कैसोपिया जो है ये भी तारामंडल है। ये क्या है? तारों का समूह है जो एक जानी पहचानी शेप बनाता है और इसमें आपको विकृत W या M की शेप दिखाई दे। तो बेसिकली अगर हम ओरियन की बात करें और कैसोपिया की बात करें तो ये दोनों क्या है? कॉन्स्टलेशन है यानी तारामंडल। तो ये क्या है? तारे नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब हम बात करते हैं पोल स्टार की यानी ध्रुव तारे की। तो जो ध्रुव तारा है वो जो है हमें नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है और अपनी जगह पे फिक्स दिखाई देता है। और आपने देखा होगा कि एक पॉइंट की शेप में हमें दिखाई देता है, यानी एक बिंदु के आकार का हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये हमसे काफी दूर। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य की यानी सन की, तो सन क्या है? हमारे सोलर सिस्टम या सौर मंडल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सौर मंडल के सेंटर पे है और ये पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। तो यानी अगर हम बात करें कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और सूर्य तारा क्यों है? क्योंकि ये अपनी हीट और लाइट यानी ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि हम इसे तारा कहते हैं यानी स्टार्स कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, what terms is used for celestial bodies that revolve around sun in highly elliptical orbit? यानी आपको ये बताना है कि जो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, इलिप्टिकल कक्षा में जो घूम रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? यानी ऐसे खगोलीय पिंड, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और किसमें करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो पहला है आपका कॉमेट्स यानी धूमकेतु, दूसरा है मीटियोर्स यानी उल्का पिंड या उल्का, नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, चौथा है प्लैनेट यानी ग्रह। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और बहुत ही हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो अगर हम बात करें ग्रह की यानी प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट जो है, ग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट एस्ट्रॉइड की बात करें तो ये भी जो है
सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जैसे प्लैनेट्स कर रहे हैं, प्लैनेट यानी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इसी तरीके से जो आपके क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड होते हैं ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और एक फिक्स ऑर्बिट में करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो जगह है वहां पे एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह हैं और ये क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। नेक्स्ट, मीटियोर्स जो है ये सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, ये क्या है, कुछ पिंड है जो हमारे जो है सौर मंडल में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें धूमकेतु की, तो धूमकेतु क्या होते हैं, धूमकेतु भी जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं और किस ऑर्बिट में करते हैं, बहुत ही हाईली इलिप्टिकल, यानी बहुत ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बहुत ही ज्यादा, जैसे ये सन है तो ये इस तरीके से ये क्या करता है, घूर्णन कर जो है परिक्रमा करता है, क्या करता है, परिक्रमा करता है किसकी, सूर्य की, बहुत ही ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, यानी ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है और बहुत ही ज्यादा हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है, तो वो आपका आंसर जो है वो कॉमेट होगा, यानी धूमकेतु, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए। अब आपका अगला प्रश्न है, which small object revolve between the orbit of Mars and Jupiter, यानी कौन से ऐसे छोटे पिंड हैं जो मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं, जो है घूम रहे हैं। पहला है सैटेलाइट यानी उपग्रह, दूसरा है कॉमेट यानी धूमकेतु, तीसरा है एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, चौथा है मीटियोइड्स यानी उल्कापिंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें मार्स और जुपिटर के बीच की जो बेल्ट होती है इसकी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है एक बेल्ट है, इसके बीच में स्पेस जो है वहां पे बेल्ट है, और किसकी बेल्ट है, एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, छोटे छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों तरफ। तो और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके मार्स और जुपिटर के बीच में। अब अगर हम सैटेलाइट की बात करें, उपग्रह की बात करें, तो ये जो है सैटेलाइट जो होती है वो प्लैनेट यानी ग्रहों की परिक्रमा करती है। कॉमेट भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पर ये मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं है। नेक्स्ट है मीटियोइड्स, तो मीटियोइड्स जो है ये मार्स और जुपिटर के बीच में नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह है, और जो ये क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बेल्ट की फॉर्म में मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो जगह है वहां पे बेल्ट की फॉर्म में है और ये रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा और संध्या काल का तारा कहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं वीनस यानी शुक्र, नेक्स्ट है मार्स यानी मंगल, अगला है जुपिटर यानी बृहस्पति, नेक्स्ट है मर्क्यूरी यानी बुध। तो अगर हम बात करें मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, यानी ये जो प्लैनेट है बेसिकली क्या है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है, ये कोई तारा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, बहुत चमकीला है, और सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे ये हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की, तो ये आपका जो है वीनस है यानी शुक्र है।
और बेसिकली इसको क्यों कहते हैं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का या सौर मंडल का। सबसे चमकीला ग्रह आपका वीनस है और ये मॉर्निंग में और इवनिंग में यानी सुबह के समय सूर्योदय के टाइम और सूर्यास्त के टाइम पे हमें दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई तारा, इसलिए हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं, जबकि ये क्या है, प्लैनेट है यानी ग्रह। अब आपका अगला प्रश्न है द लीस्ट डेंस प्लैनेट इज, यानी सबसे कम डेंस प्लैनेट, सबसे कम जो डेंस प्लैनेट है यानी ऐसा ग्रह जिसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, ये आपको बताना है। पहला है अर्थ यानी पृथ्वी, दूसरा है जुपिटर यानी बृहस्पति, तीसरा है सैटर्न यानी शनि, चौथा है यूरेनस। ठीक है, यानी आपको इनमें से बताना है कि पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बीच में कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम डेंस है। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे और हम जब प्लैनेट्स यानी ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो सैटर्न है वो सबसे कम डेंस प्लैनेट है और इतना कम है कि आप उसे अगर पानी के ऊपर रख दे या किसी तालाब के ऊपर रख दे तो वो वहां पे तैरने लगे। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे कम डेंस है, तो वो आपका सैटर्न यानी शनि। अब आपका अगला प्रश्न है डैश वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, यानी पहली भारतीय उपग्रह। और बेसिकली हम किसकी बात करें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह, या जिसे आप कहते हैं मैनमेड सैटेलाइट यानी मानव निर्मित उपग्रह। तो ऐसा कौन सा पहला मानव निर्मित उपग्रह है, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह आपको बता। पहला है इनसेक्ट, दूसरा है इडूसेट, तीसरा है IRS, चौथा है आर्यभट्ट। तो अगर हम बात करें इन चारों ऑप्शन की तो ये चारों क्या है आपके मैनमेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की पहली सैटेलाइट की, जो पहली सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च की थी, तो वो आपकी है आर्यभट्टा। तो इसका जो आंसर है वो है आर्यभट्ट यानी ऑप्शन बी। अब आपका अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आइटम गिवन इन कॉलम ए विथ दैट ऑफ कॉलम, यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है यानी जोड़। तो पहला जो है कॉलम ए है, इसमें दिया गया है नियरेस्ट ऑफ द सन यानी सूर्य के निकटतम। अब आपको कॉलम बी से बात करनी है कि कौन सा सूर्य के निकटतम है। तो अगर हम बात करें जुपिटर, तो जुपिटर सूर्य के निकटतम नहीं है। जुपिटर क्या है, एक प्लैनेट है जिसे आप बृहस्पति कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार यानी तारा, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है अदर देन प्लैनेट्स, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट है आपका नेपट्यून। तो नेपट्यून क्या है, सबसे दूर है यानी सबसे ज्यादा फारदेस्ट है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन जी है यानी मरकरी। और मरकरी क्यों है, क्योंकि जो मरकरी है यानी बुध है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो इसका जो आंसर है वो आपका मर्क्यूरी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्लैनेट यानी सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अगर हम सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की बात करते हैं तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हम जानते हैं जुपिटर है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जुपिटर यानी बृहस्पति होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कॉमेट यानी धूमकेतु।
तो आपसे ये पूछा गया है कि धूमकेतु आपसे ये पूछा गया है कि धूमकेतु क्या है। तो बेसिकली जो धूमकेतु है वो स्टार नहीं है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी नहीं है, तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन भी नहीं है। नेपट्यून तो ग्रह है, तो यानी अगर हम कॉमेट की बात करें तो ये क्या है, ये एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ग्रह नहीं है, यानी इसका जो आंसर होगा वो ई होगा, अदर देन प्लैनेट। नेक्स्ट है अल्फा सेंचुरी। तो अगर हम अल्फा सेंचुरी की बात करें तो अल्फा सेंचुरी क्या है, एक तारा है यानी स्टार। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका बी यानी स्टार यानी तारा होगा। नेक्स्ट है इनसेट 3E। तो इनसेट 3E जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा। नेक्स्ट है ऊर्सा मेजर। ऊर्सा मेजर जिसे आप सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं, बिग डिपर कहते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक तारामंडल है यानी कॉन्स्टलेशन है, यानी इसका आंसर होगा डी अ कॉन्स्टलेशन। और नेक्स्ट है प्लैनेट यानी ग्रह, तो इसका आंसर आपका नेपट्यून होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर ये है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।